स्वागत है आपका माइंडसेट ऑडियो बुक में, जहां सोच बनती है सफलता की कुंजी। आज हम जानेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर किताब से, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। ये किताब बताती है कि शक्ति कैसे काम करती है और कैसे लोग इसे हासिल करते हैं, बनाए रखते हैं या खो देते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस प्रभावशाली पुस्तक का सार, आसान भाषा में, सिर्फ आपके लिए। क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलती है। परिचय, इंट्रोडक्शन। चाणक्य ने एक बार कहा था, धनुष से चला बाण एक बार चूक सकता है, लेकिन एक कुशल नीति बनाने वाला अपने शत्रु को गर्भ में ही समाप्त कर सकता है। आप कौन हैं, इससे उतना फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि आपके पास पावर है या नहीं। और पावर कोई सिर्फ राजाओं या अरबपतियों के पास नहीं होती, बल्कि वो हर इंसान के पास हो सकती है जो सही माइंडसेट के साथ सोचता है और समझदारी से काम करता है। ताकतवर बनने का मतलब है अपने माइंड को ट्रेन करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और जरूरत पड़ने पर खुद को रोक पाना भी सीखना। अगर आप इस किताब की आदतों को लगातार दोहराते रहेंगे, तो एक दिन ये 48 लॉज आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सांस लेना। तो चलिए उन लोगों से सीखते हैं जो पावर के मास्टर रह चुके हैं, और इस यात्रा की शुरुआत करते हैं एक ऐसे लेसन के साथ जो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगा। नेवर आउटशाइन द मास्टर। नया वर्जन पर वही कहानी। निकोलस फॉक्रेट फ्रांस में लुई 14वें के शासन के दौरान वित्त मंत्री थे। उन्हें रईसी, विलासिता और भव्य जीवन शैली का बेहद शौक था। उनकी गिनती राजा के सबसे करीबियों में होती थी। उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद राजा उन्हें अगला वारिस घोषित करेंगे। लेकिन लुई 14 ने प्रधानमंत्री की कुर्सी ही खत्म करने का निर्णय ले लिया। फॉक्वेट को एहसास हो गया कि राजा के साथ उनके संबंध पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक शानदार दावत देकर राजा का भरोसा फिर से जीता जाए। इस दावत का ऐलान उन्होंने अपने नवनिर्मित महल वॉक्सले-विकॉम्टे के उद्घाटन के रूप में किया, पर वास्तव में उनका उद्देश्य राजा को श्रद्धांजलि देना था। इस समारोह में यूरोप के नामी और ताकतवर लोग शामिल हुए। प्रसिद्ध नाटककार मॉलीरे ने इस खास मौके के लिए एक नाटक भी तैयार किया। पार्टी की शुरुआत 7 कोर्स खाने से हुई, जिसमें एशियाई व्यंजनों के साथ कई नई डिश भी परोसी गईं। राजा के स्वागत में संगीत प्रस्तुत किया गया और मेहमान खाने पीने व बातचीत में मग्न थे। फॉक्वेट राजा के साथ बाग में टहलते हुए पहुंचे। भव्य महल और शानदार व्यवस्था ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर कोई यही कह रहा था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे यादगार दावत थी। लेकिन अगली सुबह रॉयल गार्ड के कप्तान ने फॉक्वेट को गिरफ्तार कर लिया। उन पर खजाना चुराने का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया। असलियत ये थी कि फॉक्वेट ने राजा के कहने पर ही जनता के पैसे का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्हें दोषी ठहराकर पायरेनीज की पहाड़ियों में स्थित एक जेल में डाल दिया गया, जहां उन्होंने अपने आखिरी 20 साल गुजारे। लुई 14, जिसे सन किंग कहा जाता है, अत्यंत अहंकारी और निर्दयी था। उसे हर समय लोगों का ध्यान अपनी ओर चाहिए होता था। वो नहीं चाहता था कि कोई उससे अधिक रुतबा या लोकप्रियता हासिल करे। फॉक्वेट की भव्यता से वो भीतर तक जल गया था, इसलिए उसने उसे हटाने की साजिश रची। उसने चालाक कॉलबर्ट को नया वित्त मंत्री बना दिया, जो सारा पैसा राजा की जेब तक पहुंचाने में लगा रहता। लुई ने उसी धन से पैलेस ऑफ वर्साय नामक महल बनवाया, जो फॉक्वेट के महल से कहीं ज्यादा भव्य था। और यही कलाकार, आर्किटेक्ट और डिजाइनर्स जिन्होंने फॉक्वेट के लिए काम किया था, अब राजा के लिए काम कर रहे थे। वर्साय में राजा ने पहले से भी शानदार पार्टियां दी, ताकि साबित किया जा सके कि असली ताकत उसी के पास है। फॉक्वेट को यकीन था कि उसका आलीशान महल और शानदार दावत राजा लुई 14 का दिल जीतने के लिए काफी होगी। उसे लगा था कि इससे उसका उम्दा स्वाद और ऊंची सामाजिक स्थिति उजागर होगी, जिससे ये सिद्ध होगा कि वही प्रधानमंत्री बनने के काबिल है। लेकिन राजा के लिए यही सबसे बड़ी समस्या बन गई। उसी शाम लुई 14 ने देखा कि उसके दरबारी और मित्र फॉक्वेट पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। चर्चा का केंद्र खुद राजा नहीं, बल्कि फॉक्वेट था। ये बात लुई के अहन को गहराई तक चुभ गई। उसे पहली बार लगा कि वो फॉक्वेट के सामने फीका पड़ रहा है, और यही कारण बना उसे हटाने का। धनवान और प्रभावशाली लोग अक्सर राजा जैसे होते हैं। उन्हें अपना प्रभुत्व हमेशा कायम रखना होता है। वे बर्दाश्त नहीं करते कि कोई और आपके आइडियाज को उनके नाम से पेश करें। उन्हें आगे रखें, तारीफ उन्हीं की होने दें, उन्हें लाइमलाइट में बने रहने दें। इसका यह मतलब नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी असली ताकत को छुपा रहे हैं, ताकि सही समय पर वो आपको पावर तक पहुंचा सके।
जब आप अपने मास्टर को चमकने देते हैं तो आप खुद को उनके शक और ईर्ष्या से बचाकर नियंत्रण अपने हाथ में रखते हैं। दोस्तों पर कभी ज्यादा भरोसा ना करें। दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। जब माइकल थी बाइजेंटाइन साम्राज्य का सम्राट बना, वो एक नौजवान लड़का था जिसके कंधों पर गद्दी का भारी बोझ था। उसकी मां रानी थियोडोरा को सजा के तौर पर भिक्षुओं के आश्रम में भेज दिया गया। उनके प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये सब एक साजिश थी जिसके तार माइकल के चालाक अंकल बरदास के हाथों में थे। बरदास तेज दिमाग और महत्वाकांक्षी था। उसने रानी से गद्दी छीनकर अपने भतीजे माइकल को राजा बना दिया। लेकिन माइकल का दरबार विश्वासघात, झूठ और साजिशों का अड्डा था। उसे एक ऐसे सलाहकार की जरूरत थी जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर सके। माइकल ने अपने सबसे करीबी दोस्त बेसिलियस को चुना। बेसिलियस शाही अस्तबल का प्रमुख था। उसे राजनीति का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसने बार बार माइकल के प्रति अपनी वफादारी साबित की थी। उनकी दोस्ती की शुरुआत कुछ साल पहले हुई थी। एक दिन जब माइकल अस्तबल में था, एक घोड़ा अपनी रस्सी तोड़कर भागने लगा। तभी बेसिलियस, जो उस वक्त एक साधारण किसान परिवार का नौकर था, ने फुर्ती दिखाई और माइकल की जान बचा ली। माइकल उसकी बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बेसिलियस को तरक्की दी। पहले घोड़ों का प्रशिक्षक, फिर शाही अस्तबल का प्रमुख। माइकल ने उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में भेजा, जहां उसने दरबारी तौर तरीके सीखे। बेसिलियस जो कुछ भी था, माइकल की बदौलत था। युवा सम्राट को यकीन था कि बेसिलियस को अपना मुख्य सलाहकार बनाना सही फैसला है। उसने अपने अंकल बरदास को दरकिनार कर अपने दोस्त को चुना। बेसिलियस को प्रशिक्षण दिया गया और जल्द ही वो माइकल को हर बड़े फैसले में सलाह देने लगा। लेकिन एक परेशानी थी, बेसिलियस की भूख कभी कम नहीं होती थी। वो हमेशा ज्यादा धन, ज्यादा ताकत मांगता। माइकल ने उसकी तनख्वाह तिगुनी कर दी, उसे लॉर्ड का खिताब दिया और यहां तक कि अपनी रखैल यूडोक्सिया से उसकी शादी करवा दी। उधर बरदास सेना का प्रमुख बन गया। जल्द ही बेसिलियस ने माइकल के कान भरने शुरू किए। बरदास तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है, उसने कहा। उसने तुम्हें गद्दी पर सिर्फ इसलिए बिठाया ताकि वो तुम्हें कठपुत। लेकिन माइकल की अय्याशियां उसे ले डूबी। कुछ ही सालों में वो कंगाल हो गया। उसने बेसिलियस से वो धन लौटाने को कहा जो उसने उसे दिया था, लेकिन बेसिलियस ने साफ मना कर दिया। माइकल को जैसे सांप सूंघ गया। उसे अब अपनी गलती का एहसास हुआ। वो लड़का जो कभी अस्तबल में घोड़े संभालता था, आज उससे ज्यादा अमीर और ताकतवर बन चुका था। बेसिलियस के पास माइकल से ज्यादा धन था, सेना में उसका दबदबा था और सीनेट में उसके दोस्तों की फौज थी। एक रात जब माइकल नशे में धुत था, उसकी नींद खत्म आया। उसने देखा कि सिपाही उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, खंजर उसके सीने में उतर चुका था। बेसिलियस वहीं खड़ा था, खामोश, सब कुछ देखता हुआ। उसने खुद को नया सम्राट घोषित कर दिया। फिर अपने भाले की नोक पर माइकल का सिर लटकाकर उसने शहर का चक्कर लगाया। माइकल ने सोचा था कि उसकी मेहरबानियों ने बेसिलियस को उसका वफादार दोस्त बना लिया है, लेकिन वो एक सांप को पाल रहा था। बेसिलियस को लगता था कि उसने जो कुछ पाया वो उसका हक था। माइकल को उसी वक्त सावधान हो जाना चाहिए था जब बेसिलियस ने उसका पैसा लौटाने से इनकार किया, लेकिन दोस्ती की पट्टी ने उसकी आंखें बांध रखी थीं और इसी गलती ने उसकी जान ले ली। सच तो ये है कि आप अपने दोस्तों को उतना नहीं जानते जितना आप सोचते हैं। वे आपसे सहमत होते हैं ताकि बहस ना हो। वे आपकी तारीफ करते हैं ताकि आपको बुरा न लगे। लेकिन जब आप उन्हें अपने ऊपर हावी होने का मौका देते हैं तो वे धीरे धीरे आपके खिलाफ हो सकते हैं। इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है। माइकल ने बेसिलियस को सब कुछ दिया, लेकिन वो भूल गया कि लोग एहसान के बोझ तले दबना नहीं चाहते। वे सोचते हैं कि वे हर चीज के हकदार हैं। अगर माइकल ने अपने दोस्त की जगह अपने अंकल बरदास को चुना होता, जो अनुभवी और चतुर था, तो शायद वो आज जिंदा होता। दोस्ती के आधार पर नहीं, बल्कि काबिलियत के आधार पर लोगों को चुने। और हाँ, अपने दुश्मनों को पास रखें। वे आपसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप दोनों को फायदा हो रहा है, वे आपका साथ देंगे। दुश्मन आपको आलसी नहीं होने देते, वे आपको सतर्क, केंद्रित और तेज रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वे कभी भी आपको मात दे सकते हैं। कम से कम वे आपके कुछ दोस्तों की तरह पीठ पीछे धोखा तो नहीं देंगे। अपने दिल की बात छुपाओ। एक चालाक खेल की शुरुआत 17वीं सदी का फ्रांस, जहां निनॉन ने मार्किस की बार बार नाकाम कोशिशों के किस्से सुने। आखिर तंग आकर उसने सोचा, बस अब मुझे ही कुछ करना होगा। उसने मार्किस को बुलाया और समझाया, प्यार एक जंग है और तुम इस जंग के सेनापति हो।
काउंटेस का दिल वो किला है जिसे तुम्हें जीतना है। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट करना होगा। चाल नंबर 1, बेपरवाही का नाटक। निनॉन ने मार्किस को सलाह दी, सब कुछ नए सिरे से शुरू करो। काउंटेस के सामने ऐसा बर्ताव करो जैसे तुम्हें उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों जैसा व्यवहार करो, इससे वो उलझन में पड़ जाएगी और तुम्हारे असली इरादे नहीं भांप पाएगी। लेकिन निनॉन का प्लान यही खत्म नहीं हुआ। उसका अगला कदम था काउंटेस के दिल में जलन जगाना। उसने मार्किस को पेरिस की एक शानदार पार्टी में एक खूबसूरत लड़की के साथ भेजा। उस लड़की की ढेर सारी हसीन सहेलियां थीं और वो सब मार्किस के इर्द गिर्द मंडराने लगी। जहां भी मार्किस जाता, पेरिस की सबसे खूबसूरत लड़कियां उसका ध्यान खींचने लगती। इससे काउंटेस को जलन होने लगी। उसे एहसास हुआ कि मार्किस वो शख्स है जिसके पीछे कई लड़कियां पागल हैं। निनॉन ने समझाया, लड़कियां ऐसे मर्द की तरफ ज्यादा खींचती हैं जिसे हर कोई चाहता हो। इससे उनके दिल को तसल्ली मिलती है कि जो शख्स हर किसी की पसंद है वो सिर्फ उन्हें चाहता है। चाल नंबर 2, रहस्य बनाए रखो। जब काउंटेस के दिल में जलन जाग गई तो निनॉन ने अगला कदम बताया। उसने मार्किस को हिदायत दी, उन पार्टियों में मत जाओ जहां काउंटेस तुम्हारे आने की उम्मीद कर रही है, बल्कि उन जगहों पर जाओ जहां वो अक्सर जाती है लेकिन तुम पहले कभी नहीं गए। इससे वो और उलझन में पड़ जाएगी और तुम्हारा अगला कदम नहीं भांप पाएगी। इसके लिए निनॉन ने अपने जासूसों को काम पर लगाया। वो मार्किस और काउंटेस पर नजर रखती थी। उसे पता चला कि काउंटेस अब मार्किस के मजेदार चुटकुलों पर खूब हंसती है, उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनती है। हर पार्टी में उसकी आंखें सिर्फ मार्किस को ढूंढती और जब वो नहीं मिलता तो वो उसके बारे में पूछताछ करने लगती। निनॉन ने भरोसे से कहा, 1-2 महीने में काउंटेस का दिल तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन सारा प्लान तब चौपट हो गया जब मार्किस ने निनॉन की सलाह को भूलकर अपने दिल की बात कर डाली। एक दिन वो काउंटेस के घर गया। निनॉन की सारी हिदायतें भूलकर उसने काउंटेस का हाथ पकड़ा, अपने प्यार का इजहार कर दिया। काउंटेस हैरान रह गई। उसने बहाना बनाकर खुद को छुड़ाया और वहां से चली गई। पूरी शाम वो मार्क्विस से बचती रही। इसके बाद उसने मार्क्विस से मिलना ही बंद कर दिया। निनॉन की सीख, प्यार का खेल। निनॉन डी लेंक्लोस उस जमाने की मशहूर हस्ती थी। बड़े बड़े राजनेता, लेखक और विचारक उसके दीवाने थे। वो प्यार की खेल को बखूबी समझती थी। उसके लिए मोहब्बत एक ऐसा खेल था जिसमें चालाकी और हुनर की जरूरत थी। उम्र बढ़ने के साथ उसकी शोहरत और बढ़ती गई। फ्रांस के बड़े बड़े घराने अपने बेटों को उसके पास प्यार का पाठ पढ़ने भेजते। निनॉन जानती थी कि मर्द और औरत में भले ही फर्क हो, लेकिन प्यार के मामले में दोनों बराबर हैं। लोग चाहते हैं कि उन्हें लुभाया जाए, लेकिन इसके लिए सही तरीका चाहिए। अपने इरादे खुलकर जाहिर करने से काम बिगड़ सकता है। इसके बजाय मिश्रित संकेत दो ताकि सामने वाला उलझन में भी रहे और उत्साहित भी। काउंटेस का दिल और मार्क्विस की गलती। जरा सोचिए, काउंटेस को कैसा लगा होगा? मार्क्विस की चालों ने उसे लुभाया। उसे मजा आ रहा था कि मार्क्विस एक खेल खेल रहा है और वो उसका अगला कदम नहीं भांप पा रही थी। ये उलझन और जलन उसे रोमांचित कर रही थी, जो एक रिश्ते में बोरियत से कहीं बेहतर था। अगर मार्क्विस थोड़ा और सब्र करता, काउंटेस को और इंतजार करवाता, तो शायद उसके दिल में भी प्यार जागता। लेकिन जब उसने अचानक मैं तुमसे प्यार करता हूं कह दिया, तो सारा जादू टूट गया। उसने अपने जज्बात को इतनी जल्दी जाहिर कर दिया कि उसमें न तो रहस्य रहा, न ही कोई कला। काउंटेस को लगा कि मार्क्विस बस उसका मजाक उड़ा रहा है। वो शर्मिंदगी महसूस करने लगी और उससे दूरी बना ली। असली सीख, रहस्य बनाए रखो। कई लोग अपने दिल की बात खुलकर बता देते हैं। अपनी भावनाएं और इरादे जाहिर करना आसान लगता है, लेकिन अपने जज्बात को छुपाना और खुद पर काबू रखना मुश्किल है। आप सोच सकते हैं कि पूरी ईमानदारी से ही लोग आपका दिल जीतेंगे, लेकिन सच ये है कि ज्यादा खुलापन कभी-कभी लोगों को दूर भी कर सकता है। अपनी बातों को सोच समझ कर बोलो और अपने असली इरादों को थोड़ा छुपा कर रखो। लोग हमेशा पहली छाप और बाहरी दिखावे पर यकीन करते हैं। जो दिखता और सुनाई देता है, उस पर शक करना हर किसी के बस की बात नहीं। अपने इरादों को छुपा कर रखो ताकि लोग उलझन में रहें और तुम्हारे असली मकसद को न समझ पाएं। इससे तुम आजाद रहोगे अपने मन का काम करने के लिए। कम बोलो, ज्यादा छुपाओ। राजा की रहस्यमयी खामोशी। सन किंग लुई 14 के दरबार में हर दिन कुछ न कुछ हलचल रहती थी। मंत्री और दरबारी छोटी छोटी बातों पर बहस करते,
कभी किसी मुद्दे पर तो कभी ये तय करने में कि राजा के सामने बात रखने का सही समय और तरीका क्या हो, राजा को खुश करने के लिए क्या बोलना चाहिए, कौन से शब्द चुनने चाहिए। हर कोई अपनी अपनी राय देता। आखिरकार 2 नुमाइंदों को चुना गया जो राजा के सामने विरोधी पक्ष की बात रख सकें। लुई 14 दोनों नुमाइंदों की बात बड़े ध्यान से सुनते, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं झलकता, न खुशी न नाराजगी। जब दोनों अपनी बात पूरी कर लेते, राजा बस इतना कहते, मैं देख लूंगा, और फिर चुपचाप कमरे से निकल जाते। दरबारियों को कभी नहीं पता था कि राजा के दिमाग में क्या चल रहा है। वो अपने दिल की बात किसी से नहीं बांटते थे। उनका फैसला तभी सामने आता जब उसे लागू करने का वक्त होता। मैं ही राज्य हूं। लुई 14 का मशहूर जुमला था, मैं ही राज्य हूं। वो बहुत कम बोलते, लेकिन जब बोलते तो उनके शब्दों में रौब और आत्मविश्वास झलकता। कोई भी उनके सामने अपनी बात रखता, उनका जवाब वही होता, मैं देख लूंगा। बचपन में लुई 14 बिल्कुल अलग थे। तब वो खूब बोलते, अपने जज्बात खुलकर जाहिर करते, लेकिन जब वो राजा बने तो उन्होंने अपने विचारों और भावनाओं को एक नकाब के पीछे छुपाना सीख लिया। कोई भी उनकी चापलूसी करके उन्हें खुश नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि उन्हें क्या पसंद है। राजा हमेशा खामोश रहते, जबकि उनके आसपास के लोग अपनी बातों से अपने इरादे जाहिर कर देते। लुई 14 उन बातों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते। उनकी खामोशी ही उनकी ताकत थी, जिससे हर स्थिति उनके काबू में रहती। खामोशी का जादू। इंसान की आदत है कि वो हर चीज को समझना और उसका मतलब निकालना चाहता है। अगर आप कम बोलते हो या सोच समझकर बोलते हो, तो लोग आपकी खामोशी को अपने हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। इस चक्कर में वो अपने बारे में, अपनी कमजोरियों के बारे में ज्यादा बता देंगे। अगर आप ज्यादा नहीं बोलते तो लोग आपके छोटे छोटे रहस्यमय जवाबों के बारे में सोचते रहेंगे। छोटे जवाब आपको ज्यादा समझदार और गहरे दिखाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कुछ ऐसा नहीं बोलना जो बेवकूफ़ी भरा हो या खतरनाक हो। एक बार शब्द मुंह से निकल गए तो उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। तंज करने से बेहतर है कि चुप रहो। एंडी वॉरहॉल की चाल। मशहूर आर्टिस्ट एंडी वॉरहॉल ने एक बार कहा था, मेरी खामोशी मुझे और ताकत देती है। वो पत्रकारों को ऐसे उलझे और रहस्यमय जवाब देते कि कोई समझ ही नहीं पाता। लोग उनके शब्दों का मतलब ढूंढते रहते, लेकिन असल में उनके जवाबों का कोई खास मतलब होता ही नहीं था। एंडी अपने आर्टवर्क के बारे में भी कम बोलते थे, वो दूसरों को उसका मतलब निकालने देते। उन्होंने एक बात सीख ली थी, जितना कम बोलो उतना ही ज्यादा लोग तुम्हारे काम की बात करेंगे और उतनी ही ज्यादा कीमत उसे मिलेगी। सीख, कम बोलो, ज्यादा असर डालो। अपने विचारों को छुपा कर रखो। कम बोलने से न सिर्फ तुम्हारा रौब बढ़ता है, बल्कि लोग तुम्हें समझने की कोशिश में खुद अपने बारे में ज्यादा बता देते हैं। खामोशी एक ताकत है जो तुम्हें हर स्थिति में काबू देती है। तो अगली बार जब तुम्हें कुछ कहने का मन हो, रुक जाओ, सोचो और बस उतना ही बोलो जितना जरूरी है। अपनी इज्जत बचाओ। बानम का बड़ा दांव। साल 1841 पीटी बानम, एक उभरता हुआ शोमैन, न्यूयॉर्क में अपनी पहचान बनाने की जुगत में था। उसका सपना था अमेरिकन म्यूजियम को खरीदना और उसे अपने मज़ेदार शो का अड्डा बनाना। पर मुश्किल ये थी कि उसके पास म्यूजियम के मालिकों को देने के लिए $15,000 नहीं थे। बार्नम ने हार नहीं मानी। उसने मालिकों को कुछ गारंटी देकर म्यूजियम खरीदने का वादा कर लिया। सब कुछ तय हो गया, लेकिन आखिरी मौके पर मालिकों ने पलटी मार दी। उन्होंने म्यूजियम को बार्नम के बजाय पहले म्यूजियम को बेचने का फैसला किया। कारण, पहले की इज्जत थी, लोग उसे जानते थे। बार्नम, उसे तो कोई पहचानता भी नहीं था। ये बात बार्नम को चुभ गई। एंटरटेनमेंट की दुनिया में नया होने के बावजूद उसने ठान लिया कि वो पहले की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। पहला हमला, अफवाहों का खेल। बार्नम ने चाल चली। उसने न्यूयॉर्क के सारे अखबारों को चिट्ठियां लिख डाली जिसमें पेले की बुराई थी। उसने लिखा कि पेले को लोगों का मनोरंजन करना नहीं आता। उसने चेतावनी दी कि पेले की कंपनी के शेयर मत खरीदो, अमेरिकन म्यूजियम खरीदने से वो कंगाल हो जाएगी। बार्नम की चाल काम कर गई। पेले के शेयरों की कीमत धड़ाम से गिर गई। म्यूजियम के मालिकों ने फौरन अपना इरादा बदला और बार्नम के साथ डील पक्की कर ली। बार्नम की इज्जत बनने लगी और पेले की साख को तगड़ा झटका लगा। पेले का पलटवार। कुछ साल बाद पेले ने हार नहीं मानी। उसने बदला लेने की ठानी। पेले म्यूजियम ने हाई क्लास एंटरटेनमेंट शुरू किया, जिसमें हिप्नोटिज्म जैसे वैज्ञानिक शो थे। ये बार्नम के जानवरों, जादूगरों और अजीबोगरीब शो से बिल्कुल अलग था। लोगों को ये नया अंदाज पसंद आया और पेले म्यूजियम में भीड़ जुटने लगी। एंडी अपने आर्टवर्क के बारे में भी कम बोलते थे, वो दूसरों को उसका मतलब निकालने देते। उन्होंने एक बात सीख ली थी,
जितना कम बोलो उतना ही ज्यादा लोग तुम्हारे काम की बात करेंगे और उतनी ही ज्यादा कीमत उसे मिलेगी। सीख, कम बोलो, ज्यादा असर डालो। अपने विचारों को छुपा कर रखो। कम बोलने से न सिर्फ तुम्हारा रौब बढ़ता है, बल्कि लोग तुम्हें समझने की कोशिश में खुद अपने बारे में ज्यादा बता देते हैं। खामोशी एक ताकत है जो तुम्हें हर स्थिति में काबू देती है। तो अगली बार जब तुम्हें कुछ कहने का मन हो, रुक जाओ, सोचो और बस उतना ही बोलो जितना जरूरी है। अपनी इज्जत बचाओ। बानम का बड़ा दांव। साल 1841। पीटी बानम, एक उभरता हुआ शोमैन, न्यूयॉर्क में अपनी पहचान बनाने की जुगत में था। उसका सपना था अमेरिकन म्यूजियम को खरीदना और उसे अपने मजेदार शो का अड्डा बनाना। पर मुश्किल ये थी कि उसके पास म्यूजियम के मालिकों को देने के लिए $15,000 नहीं थे। बार्नम ने हार नहीं मानी। उसने मालिकों को कुछ गारंटी देकर म्यूजियम खरीदने का वादा कर लिया। सब कुछ तय हो गया, लेकिन आखिरी मौके पर मालिकों ने पलटी मार दी। उन्होंने म्यूजियम को बार्नम के बजाय पहले म्यूजियम को बेचने का फैसला किया। कारण, पहले की इज्जत थी, लोग उसे जानते थे। बार्नम, उसे तो कोई पहचानता भी नहीं था। ये बात बार्नम को चुभ गई। एंटरटेनमेंट की दुनिया में नया होने के बावजूद उसने ठान लिया कि वो पहले की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। पहला हमला, अफवाहों का खेल। बार्नम ने चाल चली। उसने न्यूयॉर्क के सारे अखबारों को चिट्ठियां लिख डाली जिसमें पेले की बुराई थी। उसने लिखा कि पेले को लोगों का मनोरंजन करना नहीं आता। उसने चेतावनी दी कि पेले की कंपनी के शेयर मत खरीदो, अमेरिकन म्यूजियम खरीदने से वो कंगाल हो जाएगी। बार्नम की चाल काम कर गई। पेले के शेयरों की कीमत धड़ाम से गिर गई। म्यूजियम के मालिकों ने फौरन अपना इरादा बदला और बार्नम के साथ डील पक्की कर ली। बार्नम की इज्जत बनने लगी और पेले की साख को तगड़ा झटका लगा। पेले का पलटवार। कुछ साल बाद पेले ने हार नहीं मानी। उसने बदला लेने की ठानी। पेले म्यूजियम ने हाई क्लास एंटरटेनमेंट शुरू किया, जिसमें हिप्नोटिज्म जैसे वैज्ञानिक शो थे। ये बार्नम के जानवरों, जादूगरों और अजीबोगरीब शो से बिल्कुल अलग था। लोगों को ये नया अंदाज पसंद आया और पेले म्यूजियम में भीड़ जुटने लगी। बार्नम की दूसरी चाल, मजाक का तड़का। बार्नम को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने फिर एक चाल चली। उसने एक शो किया जिसमें उसने एक छोटी लड़की को हिप्नोटाइज करने का नाटक किया। उसने दावा किया कि लड़की गहरे ट्रांस में है और अब कभी नहीं जागेगी। भीड़ को लुभाने के लिए उसने ऑडियंस में से कुछ लोगों को हिप्नोटाइज करने की कोशिश की, लेकिन लोग उसके झांसे में नहीं आए। वो उस पर हंसने लगे। बार्नम ने ड्रामा बढ़ाया। उसने चाकू निकाला और कहा कि वो लड़की की उंगली काटकर साबित करेगा कि वो सचमुच हिप्नोटाइज्ड है। लेकिन तभी लड़की अचानक उठकर भाग गई। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। बार्नम ने हफ्तों तक इस हिप्नोटिज्म की पैरोडी को दोहराया। नतीजा, लोग पेले के हिप्नोटिज्म शो से ऊब गए। पेले म्यूजियम में भीड़ कम होने लगी और बार्नम की शोमैनशिप की इज्जत आसमान छूने लगी। इज्जत का खेल। बार्नम ने पेले की साख को निशाना बनाया। उसने अफवाहें फैलाईं कि पेले की स्किल्स कमजोर हैं और उसकी कंपनी कंगाल हो रही है। अफवाहों से बचना मुश्किल है। अगर आप उन्हें झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं तो लोग समझते हैं कि उनमें कुछ सच्चाई है, और अगर आप चुप रहते हैं तो अफवाहें और फैलती हैं। यही वजह है कि बार्नम जैसा शख्स इतनी आसानी से अपने दुश्मन की इज्जत बर्बाद कर सका। बार्नम ने एक और हथियार इस्तेमाल किया, मजाक। उसने पेले के हिप्नोटिज्म शो का मजाक उड़ाकर उसे हास्यास्पद बना दिया। पेले ने बचाव की कोशिश की, लेकिन इससे बार्नम को और सुर्खियां मिली। अपने दुश्मन की बेइज्जती करना आपको भारी पड़ सकता है, लेकिन मजाक उड़ाना, ये दिखाता है कि आप अपनी इज्जत को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि दुश्मन की कमजोरियों पर हंस सकते हैं। इज्जत कैसे बनाएं? अपनी एक खास खूबी के जरिए इज्जत बनाओ। ये खूबी आपको दूसरों से अलग करेगी। लोग आपकी बात करेंगे और आपकी साख अपने आप जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। आपकी इज्जत ही आपकी ताकत है। ये आपके लिए बिना बोले, बिना मौके पर पहुंचे काम कर देगी। लोग आपकी एक खास क्वालिटी को देखकर आपका सम्मान करेंगे। सावधानी, इज्जत को बचाए रखो। अपने दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए ताने मारने या बेइज्जती करने से बचो। इसके बजाय चतुराई से उनका मजाक उड़ाओ। अगर आपकी इज्जत को ठेस पहुंची है तो किसी ऐसे शख्स से जुड़ो जिसका समाज में बड़ा नाम हो। मिसाल के तौर पर बार्नम ने यूरोप की मशहूर सिंगर जेनी लिंड को अपने शो में शामिल किया। इससे लोगों ने उसके वल्गर शो की छवि को भुला दिया और उसकी इज्जत फिर से चमक उठी। याद रखो, इज्जत तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे अपनी जान की तरह बचाओ। हर तरफ ध्यान खींचो। माता हरी का जादू। 1905 का पेरिस। शहर में एक अफवाह उड़ रही थी।
एक रहस्यमयी एशियाई नर्तकी जिसका नाम था माता हरी अपने प्राइवेट शो में नाचते नाचते धीरे धीरे सारे कपड़े उतार देती थी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और लोग उसके बारे में जानने को बेताब हो उठे। माता हरी कुछ खास लोगों को ही अपने घर बुलाती थी। उसका घर भारतीय मूर्तियों और एशियाई हस्तशिल्प से सजा था। संगीतकारों का एक समूह हिंदी और जावनीज धुनें बजाता। मेहमानों को पहले इंतजार करवाया जाता, फिर माता हरी अपने लुभावने चेहरे और आकर्षक शरीर के साथ प्रकट होती। उसके बदन पर बस नाम मात्र के कपड़े होते, हीरे मोतियों से जड़ी ब्रा और पारदर्शी सैरोंग जो सब कुछ दिखा देता। चेहरा, बाल और बाहें गहनों से लदे होते। उसका नाच फ्रांस में पहले कभी नहीं देखा गया था। वो बताती कि उसका डांस भारतीय पौराणिक कथाओं और जावनीज लोक कथाओं से प्रेरित है। यूरोप के अमीर और रसूखदार लोग माता हरी के न्योते के लिए मरे जा रहे थे। अफवाह थी कि वो कई बार पूरी तरह निर्वस्त्र होकर नाचती थी। लोग उसकी एक झलक पाने को बेकरार थे। रहस्य की रानी। माता हरी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। हर इंटरव्यू में वो नई कहानी सुनाती। एक बार उसने कहा कि वो नीदरलैंड्स में पैदा हुई है लेकिन इंडोनेशिया में पली बढ़ी है। उसने ये भी दावा किया कि वो भारत घूम चुकी है जहां उसने प्राचीन नृत्य सीखे। किसी और पत्रकार को उसने बताया कि वो भारत में पली बढ़ी और भारतीय संस्कृति को बखूबी जानती है। एक तीसरे को उसने कहा कि उसकी दादी जावा की राजकुमारी थी और वो सुमात्रा में रहकर घुड़सवारी और बंदूक चलाना सीख चुकी है। सच क्या था, कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी हर कहानी पत्रकारों को लुभाती। वो उसकी तारीफों के पुल बांधते, उसे भारतीय देवी की तरह पेश करते। माता हरी का रहस्य ही उसकी ताकत था। पेरिस में तहलका। अगस्त 1905। माता हरी पहली बार भीड़ के सामने नाचने वाली थी, लेकिन ओपनिंग नाइट पर हंगामा हो गया। लोग उसकी एक झलक पाने को बेकाबू हो उठे। माता हरी एक कल्ट फिगर बन गई थी। औरतें उसके जैसा दिखना चाहती थी। वो ना सिर्फ पेरिस बल्कि पूरे यूरोप में छा गई थी। बर्लिन, मिलान, वियना, हर बड़े शहर से उसे नाचने के न्योते मिलने लगे। वो बड़े बड़े रईसों और रसूखदारों के साथ उठने बैठने लगी। देखते देखते वो अमीर हो गई, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद उस पर जर्मन जासूस होने का इल्जाम लगा। फ्रांस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। असलियत का खुलासा। मुकदमे में सच सामने आया। माता हरी ना तो भारतीय थी ना इंडोनेशियाई। उसका असली नाम था मार्गरेटा ज़ेले। वो नीदरलैंड्स के एक छोटे से प्रांत की थी। हाँ, वो इंडोनेशिया में कुछ समय रही थी, लेकिन उसके खून में एशियाई रंग नहीं था। 1904 में जब मार्गरेटा पेरिस आई तो उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो उन हजारों लड़कियों में से एक थी जो आर्टिस्ट, मॉडल या नर्तकी बनने का सपना लेकर पेरिस आती थी। ज्यादातर ऐसी लड़कियां कुछ सालों बाद या तो वेश्यावृत्ति की राह पकड़ लेती थी या गरीबी में अपने घर लौट जाती थी, लेकिन मार्गरेटा अलग थी। रहस्य ही उसकी ताकत। मार्गरेटा को कोई खास डांसिंग या एक्टिंग का अनुभव नहीं था, लेकिन बचपन में वो अपने परिवार के साथ इंडोनेशिया घूम चुकी थी। वहाँ के लोकल नृत्यों से वो वाकिफ थी। उसने समझ लिया था कि उसका चेहरा, बदन या नाच उतना मायने नहीं रखता। असली जादू था रहस्य पैदा करने में। माता हरी ने अपने हर काम में रहस्य का तड़का लगाया। उसका नाच, उसकी पोशाक, उसकी कहानियां, सब कुछ एक पहेली की तरह था। वो हर बार खुद को नए तरीके से पेश करती। इस रहस्य ने लोगों को उसका दीवाना बना दिया। वो पेरिस की बाकी लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत या बेहतर नर्तकी नहीं थी। जो चीज उसे खास बनाती थी वो थी उसकी रहस्यमयी शख्सियत। इसने उसे अमीर, मशहूर और हर दिल अजीज बना दिया। रहस्य का जादू। हमारे पुरखे एक ऐसी दुनिया में रहते थे जो रहस्यों से भरी थी। भूकंप, बीमारियां, मौत, कई चीजें उनकी समझ से बाहर थी। इसलिए उन्होंने मिथक और किंवदंतियां गढ़ी। आज विज्ञान ने हमें बहुत कुछ समझा दिया है, लेकिन रहस्य और अनसुलझे पहेलियां आज भी हमें लुभाती हैं। रहस्य पैदा करना मुश्किल नहीं है। ज्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं, लेकिन आप अनिश्चित और अप्रत्याशित बनकर रहस्यमयी बन सकते हैं। पहेलियों में बात करो, अजीब अंदाज में पेश आओ। रहस्यमयी बनकर आप ज्यादा आकर्षक और बुद्धिमान दिखते हैं।
आप उन लोगों से बेहतर हो जाते हैं जो आपकी असलियत या मकसद जानना चाहते हैं। माताहारी की तरह अपने चारों ओर रहस्य का जाल बुनो और देखो कैसे दुनिया तुम्हारा ध्यान खींचने लगती है। काम दूसरों से करवाओ, नाम खुद ले लो। टेस्ला का सपना और एडिसन की चाल। 1883, सर्बिया। एक युवा वैज्ञानिक निकोला टेस्ला अपने आविष्कारों से दुनिया बदलने का सपना देख रहा था। वो यूरोप में कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी के लिए काम करता था। उसका बॉस चार्ल्स बैचलर उसकी प्रतिभा से इतना प्रभावित था कि उसने टेस्ला को न्यूयॉर्क भेजा और एडिसन के लिए एक सिफारिशी पत्र लिखा। न्यूयॉर्क पहुंचते ही एडिसन ने टेस्ला को फौरन नौकरी दे दी। टेस्ला ने एडिसन के डायनमो यानी बिजली बनाने वाली मशीन को बेहतर बनाने के लिए दिन रात 18-18 घंटे मेहनत की। उसने एडिसन को सुझाव दिया कि वो एसी वाली मशीन बनाने पर ध्यान दे, जो उस समय डीसी मशीन से बेहतर थी। डायनमो को पूरी तरह से नए सिरे से डिजाइन कर सकता है। एडिसन को लगा कि ये काम सालों लेगा, लेकिन उन्होंने वादा किया, अगर तुमने ये कर दिखाया तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। टेस्ला ने जी जान से मेहनत की और 1 साल में ही डायनमो को ना सिर्फ बेहतर बनाया, बल्कि उसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम भी जोड़ा। वो गर्व से एडिसन के पास गया और अपने $50,000 मांगे। एडिसन नए डायनमो से तो खुश थे, क्योंकि इससे उनकी कमाई बढ़ने वाली थी, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे वो तो मैंने मजाक में कहा था। टेस्ला को बस थोड़े से पैसे देकर टरका दिया गया। टेस्ला का बड़ा सपना। टेस्ला का असली सपना था ऑल्टरनेटिंग करंट एसी सिस्टम बनाना, जो बिजली को दूर तक ले जा सके। लेकिन एडिसन ने इस आइडिया को ठुकरा दिया। वो अपने डायरेक्ट करंट डीसी सिस्टम को बेहतर मानते थे। इतना ही नहीं, जब टेस्ला को एसी में कामयाबी मिलने लगी तो एडिसन ने उनकी मेहनत को बर्बाद करने की कोशिश भी की। निराश होकर टेस्ला ने अपना आइडिया जॉर्ज वेस्टिंगहाउस नाम के एक अमीर बिजनेसमैन को बताया, जिसने अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी शुरू की थी। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को रिसर्च के लिए हर सुविधा दी और एसी सिस्टम के भविष्य के मुनाफे में बड़ा हिस्सा देने का वादा किया। आज जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं वो टेस्ला का एसी सिस्टम ही है। लेकिन क्या टेस्ला को इसका पूरा श्रेय मिला? नहीं। क्रेडिट की चोरी। टेस्ला ने अपने एसी सिस्टम के लिए पेटेंट्स फाइल किए, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि टेस्ला ने उनके पुरानी आइडियाज का इस्तेमाल किया था। लोगों ने वेस्टिंगहाउस को ही एसी का असली आविष्कारक मान लिया। 1 साल बाद बिजनेसमैन जेपी मॉर्गन ने वेस्टिंगहाउस की कंपनी खरीद ली। मॉर्गन ने वेस्टिंगहाउस से कहा कि वो टेस्ला के रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दे। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को मनाया कि वो अपने पेटेंट्स के बदले सिर्फ $2,16,000 ही ले ले। ये उस $12 मिलियन की तुलना में कुछ भी नहीं था, जो टेस्ला की रॉयल्टी की असली कीमत थी। इस तरह टेस्ला के आविष्कार, पैसे और हक सब छिन गए। एक और झटका तब लगा जब गुग्लिमो मार्कोनी को 1999 में रेडियो का आविष्कारक माना गया। सच तो ये था कि मार्कोनी ने टेस्ला के 1897 के पेटेंट्स का इस्तेमाल किया था। टेस्ला ने ही इंडक्शन मोटर और एसी पावर सिस्टम बनाया, और वो रेडियो के असली आविष्कारक भी थे। लेकिन इन महान खोजों का श्रेय उन्हें कभी नहीं मिला। टेस्ला गरीबी में जीते हुए दुनिया छोड़ गए। टेस्ला की भूल। टेस्ला की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो विज्ञान को सियासत से अलग मानते थे। उन्हें पैसे और शोहरत की परवाह नहीं थी, लेकिन यही सोच उनकी बर्बादी की वजह बनी। उन्होंने अपनी खोजों को अपना नाम नहीं दिया, ना ही उनकी रॉयल्टी ली। इसीलिए उन्हें हमेशा रिसर्च के लिए निवेशक ढूंढने में मुश्किल हुई। कई वैज्ञानिकों ने उन पेटेंट्स चुराए और सारा श्रेय खुद ले लिया। टेस्ला अकेले काम करना पसंद करते थे, लेकिन इस आदत ने उन्हें गरीबी और लाचारी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। एडिसन की चतुराई। दूसरी तरफ थॉमस एडिसन एकदम उलट थे। वो कोई बड़े वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन शानदार बिजनेसमैन और पब्लिसिटी के उस्ताद थे। वो दूसरों का काम चुराते और दौलत, शोहरत और श्रेय के लिए कुछ भी कर गुजरते। ज्यादातर लोग टेस्ला से ज्यादा एडिसन को जानते थे और मानते थे कि सारी बड़ी खोजें उसी की हैं। सीख: श्रेय लेना जरूरी है। आविष्कार से ज्यादा जरूरी है उसका श्रेय लेना। अपनी मेहनत की पहचान बनाओ। अपने आइडियाज और प्रोजेक्ट्स को चुराने मत दो। हमेशा सावधान रहो कि कोई तुम्हारा काम अपने फायदे के लिए ना इस्तेमाल कर ले। जिंदगी छोटी है और वक्त कीमती। अगर तुम सब कुछ खुद करने लगे तो तुम्हारा समय और ताकत बर्बाद होगी। बेहतर है कि उन लोगों को काम पर रखो जो तुमसे ज्यादा रचनात्मक और कुशल हों, या फिर एक्सपर्ट्स से आइडियाज लो। शेक्सपियर का उदाहरण। शेक्सपियर को ही देख लो। वो ग्रीक दार्शनिक प्लूटार्क के काम से बहुत प्रभावित थे।
उनके प्लॉट, किरदार और संवादों से शेक्सपियर ने प्रेरणा ली। तुम भी अपने टॉपिक पर एक्सपर्ट्स के काम को पढ़ सकते हो और उनके आइडियाज़ पर अपने प्रोजेक्ट बना सकते हो। इससे तुम्हें ट्रायल एंड एरर में वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। दूसरों के अनुभवों से सीखो, उनकी गलतियों से बचो और उनका काम अपने नाम से चमकाओ। बस इतना याद रखो, काम दूसरों से करवाओ, लेकिन श्रेय हमेशा खुद लो। 1814 का वियना। यूरोप के तमाम बड़े देश एक मंच पर जमा थे। खबर उड़ी कि नेपोलियन बोनापार्ट का साम्राज्य चरमरा रहा है। उसे इटली के पास आल्बा द्वीप की कैद में डाल दिया गया। मगर जेल में भी नेपोलियन का डर कम नहीं था। उसकी चालाकी और हिम्मत हर किसी को चौंका देती थी। ऑस्ट्रियाई लोग उसे वहीं खत्म करना चाहते थे, लेकिन ये जोखिम से भरा था। रूस के ज़ार अलेक्जेंडर ने धमकाया कि अगर उसे पोलैंड का हिस्सा ना मिला तो वो नेपोलियन को छुड़ा लेगा। इस हंगामे के बीच एक शख्स शांत और निडर खड़ा था, चार्ल्स मॉरिस डी टैलरैंड, फ्रांस का विदेश मंत्री। उधर नेपोलियन एल्बा में राजा की तरह जी रहा था। उसके पास शाही रसोइया, फैशन डिज़ाइनर और पियानो वादक था, मगर ये उसकी पुरानी शान के सामने कुछ भी नहीं था। सर्दियां आईं और अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। आल्बा को ब्रिटिश जहाज़ों ने घेर लिया। हर रास्ते पर तोपें तैनात थीं। फिर भी 26 फरवरी 1815 की सुबह एक रहस्यमयी जहाज़ हज़ारों लोगों के साथ नेपोलियन को लेकर निकल पड़ा। समुद्र पार निकल गया। ब्रिटिश जहाज़ों ने पीछा किया, मगर वो बच निकला। इस खबर ने वियना के नेताओं को सकते में डाल दिया। कोई सोचता कि नेपोलियन कहीं दूर छुप जाएगा, लेकिन उसने फ्रांस लौटने का रास्ता चुना। एक छोटी सी सेना के साथ वो पेरिस की सड़कों पर मार्च करने लगा, ये उम्मीद लिए कि वो फिर से तख्त हासिल कर लेगा। लोग उसे देखते ही झुक गए। सैनिक जो उसे गिरफ्तार करने आए उसकी आंखों में देखकर डर गए। उन्होंने उसे फिर से राजा बना दिया। भीड़ का जोश देखकर लगता था कि लोग उसे कितना चाहते हैं। मौजूदा राजा डरकर देश छोड़कर भाग गया। नेपोलियन ने अगले 100 दिन फ्रांस पर राज किया, मगर मुश्किलें कम न हुई। देश का खजाना खाली था। फ्रांस कंगाल हो चुका था। वो कोई रास्ता न ढूंढ सका। जून 1815 में वॉटरलू की लड़ाई में उसे फिर हार मिली। इस बार दुश्मनों ने कोई कसर न छोड़ी। उसे अफ्रीका के पश्चिमी तट पर सेंट हेलेना द्वीप पर कैद कर दिया गया, जहां कोई उस तक पहुंच ही नहीं सकता था। सच कुछ साल बाद खुला। एल्बा से भागने से पहले कुछ लोग नेपोलियन से मिले। उन्होंने बताया कि फ्रांस में उसकी लोकप्रियता आसमान छू रही है। लोग उसे फिर से राजा बनाना चाहते हैं। ऑस्ट्रिया के जनरल रोलर ने कहा कि अगर वो भाग निकले तो यूरोप के नेता उसकी सत्ता में वापसी का स्वागत करेंगे। उसने ये भी भरोसा दिया कि ब्रिटिश जहाज उसे जाने देंगे। मगर ये सब एक जाल था, जिसे बिछाया था टैलीरैंड ने। वो शुरू से नेपोलियन का विरोधी था। उसे लगता था कि नेपोलियन की महत्वाकांक्षा यूरोप को तबाह कर देगी। टैलीरैंड ने नेताओं को चिताया था कि नेपोलियन को एल्बा नहीं, बल्कि कहीं दूर भेजो, वरना वो मुसीबत खड़ी करता रहेगा। मगर किसी ने उसकी न सुनी। टैलीरैंड ने चुपके से अपनी चाल चली। उसने इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के मंत्रियों को भरोसे में लिया। जनरल रोलर को आदेश दिया कि वो नेपोलियन को फ्रांस लौटने का लालच दे। टैलीरैंड जानता था कि नेपोलियन की भूख, शोहरत और सत्ता की भूख उसे फंसाएगी। वो ये भी जानता था कि फ्रांस का खाली खजाना और युद्ध की आग नेपोलियन को टिकने न देगी। टैलीरैंड का जाल काम कर गया। नेपोलियन पेरिस लौटा, मगर वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि ना संसाधन है ना ताकत। वॉटरलू में हार के बाद वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। टैलीरैंड ने उसे अपने ही मैदान में बुलाकर बर्बाद कर दिया। इतिहास में ये खेल बार बार खेला गया। एक महत्वाकांक्षी नेता बड़े कदम उठाता है, उसकी ताकत चरम पर होती है, मगर जल्द ही दुश्मन उसके खिलाफ साजिश रचते हैं। वो हर हमले का जवाब देने की कोशिश में गलतियां करता है और हार जाता है। आक्रामक होना हमेशा काम नहीं करता। इसके बजाय शांत रहो, अपने दुश्मनों को अपने जाल में फंसने दे। ऐसी चाल चलो जिसकी उन्हें उम्मीद ना हो। अपने गुस्से और जज्बातों पर काबू रखो। टैलीरैंड ने यही किया। उस बहस करने के बजाय नेपोलियन को सेंट हेलेना जैसे सुनसान द्वीप पर भेजने का रास्ता बनाया। उसने नेपोलियन की कमजोरी, शोहरत का लालच का फायदा उठाया और उसे पेरिस बुलाकर खत्म कर दिया। अपने दुश्मन को लालच देकर अपने मैदान में बुलाओ। अनजान जगह पर वो कमजोर पड़ जाएगा। जब तुम्हारा पलड़ा भारी होगा तो जीत तुम्हारी होगी। दूसरों को अपने पास खींचो और अपनी चाल से उन्हें हरा दो। 1502 का फ्लोरेंस, इटली। सांता मरिया डेल फियोर चर्च के एक कोने में एक विशाल मार्बल का टुकड़ा पड़ा था,
कभी ये पत्थर चमकता था, लेकिन एक लापरवाह मूर्तिकार ने इसमें छेद कर दिया, ठीक वहां जहां मूर्ति की टांग होनी थी। फ्लोरेंस के मेयर पिएरो सोडारिनी इस मार्बल को बचाने के लिए लियोनार्डो द विंची जैसे बड़े कलाकार को बुलाने की सोच रहे थे, मगर हर कोई यही कहता कि इस पत्थर का अब कुछ नहीं हो सकता। आखिरकार वो मार्बल चर्च के अंधेरे कमरे में धूल खाने को छोड़ दिया गया। तभी माइकल एंजेलो को अपने दोस्तों के खत मिले। उन्होंने लिखा कि सिर्फ वो ही इस पत्थर को बर्बाद होने से बचा सकता है। माइकल एंजेलो फ्लोरेंस पहुंचा और उस मार्बल को देखने गया। उसने कहा कि अगर मैं इस छेद वाले हिस्से से शुरू करूं तो इसे एक शानदार मूर्ति में बदल सकता हूं। उसका इरादा था बाइबल के चरवाहे लड़के डेविड की मूर्ति बनाने का। माइकल एंजेलो ने हफ्तों तक जी जान से मेहनत की। एक दिन मेयर सोडारिनी उनके स्टूडियो में आए। वो खुद को कला का बड़ा जानकार समझते थे। उन्होंने मूर्ति देखी और कहा, बढ़िया काम है, लेकिन डेविड की नाक कुछ ज्यादा लंबी हो गई है। माइकल एंजेलो ने गौर किया कि सोडारिनी मूर्ति के नीचे खड़े हैं और सही एंगल से नहीं देख पा रहे, मगर उन्होंने बहस नहीं की। इसके बजाय उन्होंने सोडारिनी को मचान पर चढ़ने को कहा। खुद माइकल एंजेलो डेविड की नाक के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गए। उन्होंने हथौड़ी और थोड़ा सा मार्बल का धूल लिया। फिर माइकल एंजेलो ने डेविड की नाक को हल्के से थपथपाया। वो धीरे धीरे मार्बल की धूल छिड़कते गए, ये दिखाते हुए कि वो नाक को ठीक कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में उन्होंने मूर्ति में एक भी बदलाव नहीं किया। कुछ मिनट बाद जब सोडारिनी ने मूर्ति को फिर से देखा तो वो खुश होकर बोले, अब तो ये एकदम परफेक्ट है। माइकल एंजेलो जानते थे कि नाक में जरा सा भी बदलाव मूर्ति को बर्बाद कर देगा। सोडारिनी मेयर थे, ताकतवर और खुद को कला का माहिर समझते थे। माइकल एंजेलो ने उनसे बहस करने के बजाय चतुराई से काम लिया। उन्होंने सोडारिनी की बात मानने का नाटक किया। वो समझ गए कि बहस से कुछ हासिल नहीं होगा। सोडारिनी उनका पेट्रन था जो उन्हें काम देता था। अगर वो बहस करते और ये साबित करने की कोशिश करते कि वो सही हैं, तो मेयर नाराज हो सकता था। इसलिए माइकल एंजेलो ने चुपके से अपनी कला दिखाई। उनके एक्शन ने सब कुछ साबित कर दिया, बिना किसी को ठेस पहुंचाए। बहस करने से लोग सिर्फ आहत होते हैं। आप कुछ गलत बोल बैठते हो और सामने वाला बुरा मान जाता है। अपनी बात मनवाने में वक्त और ताकत बर्बाद होती है। लेकिन अगर आप चुप रहकर अपने काम से जवाब दो तो लोग खुद ब खुद आपकी बात मान लेंगे। वो देखेंगे कि आप सही हैं। इसलिए बहस छोड़ो, अपने काम से जीतो। 1840 का पेरिस। मैरी गिलबर्ट नाम की एक लड़की डांसर और परफॉर्मर बनने का सपना लेकर वहां पहुंची। उसने खुद को लोला मॉन्टेज का नाम दिया और सबको बताया कि वो स्पेन की मशहूर फ्लेमेंको डांसर है। लेकिन 1845 तक लोला का डांसिंग करियर डूबता जा रहा था। मेहनत के बावजूद न शोहरत मिली न पैसा। आखिरकार उसने रास्ता बदला और वेश्या बन गई। लोला को लगा कि उसका करियर सिर्फ एक शख्स बचा सकता है, अलेक्जेंडर दुजारिये, फ्रांस के एक बड़े अखबार का मालिक और मशहूर ड्रामा क्रिटिक। लोला ने उसे लुभाने की ठानी। उसने पता लगाया कि अलेक्जेंडर को घुड़सवारी पसंद है। संयोग से लोला भी इसमें माहिर थी। एक सुबह वो घोड़े पर सवार होकर मैदान में पहुंची और अचानक अलेक्जेंडर से टकरा गई। बस फिर क्या, दोनों रोज साथ घुड़सवारी करने लगे। कुछ हफ्तों बाद लोला उसके अपार्टमेंट में रहने चली गई। शुरुआत में सब कुछ शानदार था। अलेक्जेंडर की मदद से लोला ने अपने डांसिंग करियर को फिर से जिंदा कर लिया। अलेक्जेंडर ने ऐलान किया कि वो बसंत में लोला से शादी करेगा, लेकिन उसने एक बात छुपाई। उसकी उम्र 19 साल थी जब उसने एक अंग्रेज से शादी की थी। अलेक्जेंडर के दोस्तों को लोला पसंद नहीं थी, लेकिन वो उसके प्यार में पागल था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी से उतरने लगी। दोस्त उससे कटने लगे। उसका अखबार का कारोबार ठप होने लगा। एक रात अलेक्जेंडर पेरिस की एक शानदार पार्टी में गया जहां शहर के सबसे रईस लोग जमा थे। लोला साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया। इस बात पर उनकी पहली बड़ी लड़ाई हुई। पार्टी में अलेक्जेंडर ने नशे में धुत होकर एक मशहूर क्रिटिक जीन बैप्टिस्ट डी ब्यूवालॉन की बेइज्जती कर दी, क्योंकि उसने लोला के बारे में कुछ गलत कहा था। अगली सुबह जीन ने उसे पिस्तौल के मुकाबले के लिए ललकारा। जीन फ्रांस का सबसे तेज शूटर था। अलेक्जेंडर ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन मुकाबला हुआ और वो मारा गया। इसके बाद लोला पेरिस छोड़कर चली गई। एक साल बाद लोला म्यूनिख पहुंची। अब उसका निशाना था बवेरिया का राजा लुडविक। उसे पता चला कि राजा तक पहुंचने का रास्ता है काउंट ओटो वॉन रेचबर्ग, जो खूबसूरत औरतों का दीवाना था। एक दिन काउंट ओटो रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहा था, तभी लोला घोड़े पर सवार होकर उसी गली से गुजरी और गलती से उसके सामने गिर पड़ी। काउंट ओटो उसे बचाने दौड़ा और उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। उसने फौरन फैसला किया कि वो लोला को राजा से मिलवाएगा। जल्द ही लोला महल पहुंची। राजा के कमरे में घुसते हुए उसने पहरेदारों को धक्का दिया। सब हैरान थे क्योंकि
लोला की पोशाक इतनी खुली थी कि उसका शरीर साफ दिख रहा था। उसने राजा से बात करने की इजाजत मांगी और उसे मिल गई। फिर उसने महल में डांस परफॉर्म किया। लोग उसके डांस से ज्यादा प्रभावित नहीं हुए, लेकिन राजा ने बार बार उसके शो करवाए। राजा खुलकर कहने लगा कि लोला ने उस पर जादू कर दिया है। दोनों साथ साथ पब्लिक में दिखने लगे। लुडविक ने म्यूनिख के रईसी इलाके में लोला के लिए एक फ्लैट खरीदा, उसे कीमती तोहफे दिए और उसके लिए कविताएं लिखी। लोला रातों रात अमीर और मशहूर हो गई, लेकिन उसका घमंड भी सिर चढ़कर बोलने लगा। एक दिन लोला म्यूनिख की सड़कों पर घुड़सवारी कर रही थी। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा था, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। बस इतनी सी बात पर लोला ने उसे कोड़े मारकर रास्ते से हटा दिया। एक दूसरी बार उसने अपने कुत्ते को बिना पट्टे के सड़क पर घुमाया। कुत्ते ने एक राहगीर पर हमला कर दिया, लेकिन लोला ने उसकी मदद करने के बजाय उसे कुत्ते के पट्टे से पीटना शुरू कर दिया। लोला के इस रवैये से जनता का गुस्सा भड़कने लगा, लेकिन राजा लडविक को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने लोला को बवेरिया की नागरिकता तक दे दी। दरबारियों ने उसे लोला की असलियत बताने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उल्टा उन्हें नौकरी से निकाल दिया। आखिरकार जनता और दरबारियों के दबाव में लडविग ने फरवरी 1848 में लोला को बवेरिया छोड़ने को कहा। लोला ने पहले पैसे मांगे और मना कर दिया, लेकिन जनता का गुस्सा राजा की तरफ भी बढ़ गया। कुछ हफ्तों बाद लोगों ने लडविग को तख्त छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लोला इंग्लैंड चली गई। वहां उसका अगला शिकार था जॉर्ज ट्रैफर्ड हेराल्ड, एक आर्मी ऑफिसर जो उसे 10 साल छोटा था। जॉर्ज एक रईस वकील का बेटा था, जिसकी पहुंच ऊपर तक थी। वो चाहता तो इंग्लैंड की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी कर सकता था, लेकिन वो लोला के प्यार में पड़ गया। 1849 में दोनों ने शादी कर ली, भले ही लोला पहले से शादीशुदा थी। जल्द ही उस पर गैर कानूनी शादी का इल्जाम लगा। लोला कोर्ट में पेश नहीं हुई और जॉर्ज के साथ स्पेन भाग गई। उनकी शादीशुदा जिंदगी कभी खुशहाल न रही। रोज की लड़ाइयों में एक बार लोला ने जॉर्ज पर चाकू से हमला कर दिया। उसने जॉर्ज को घर से निकाल दिया। जॉर्ज इंग्लैंड लौटा, न आर्मी में गया न परिवार से मिला। वो पुर्तगाल चला गया, जहां गरीबी में जीते हुए एक नाव दुर्घटना में मर गया। 1853 में लोला कैलिफोर्निया पहुंची। उसने पैट हल नाम के एक अमेरिकी से शादी की। ये रिश्ता भी बाकियों की तरह नाकाम रहा। लोला ने एक और आदमी के चक्कर में पैट को छोड़ दिया। पैट शराब का आदी हो गया, डिप्रेशन में डूब गया और जवानी में ही मर गया। 41 की उम्र में लोला ने सब कुछ दान कर दिया और धार्मिक बन गई। वो पूरे अमेरिका में घूमकर भगवान का प्रचार करती, हमेशा सफेद कपड़े पहनती। 2 साल बाद 1861 में उसकी मौत हो गई। लोला मॉन्टेज का राज उसकी खूबसूरती या डांस नहीं था। उसकी ताकत थी उसके जज्बात, जो लोगों को उसकी तरफ खींचते थे। लोला की कई समस्याएं थीं, फिर भी लोग उसकी मदद करना चाहते थे। लेकिन वो एक ऐसी जहरीली औरत थी जिसके साथ रहना मुश्किल था। उसका रवैया, बर्ताव और फैसले इतने खराब थे कि उसके प्रेमी उसमें डूबते चले गए। लोला की जहरीली शख्सियत ने उनके करियर, परिवार और दोस्त सब छीन लिए। किंग लडविग के मामले में तो उसका प्यार पूरे देश के लिए मुसीबत बन गया। अगर तुम्हारी जिंदगी में लोला जैसा कोई है तो उसे फौरन बाहर निकालो। ऐसे लोग तुम्हें तबाह कर देंगे। कुछ लोग मुश्किल हालात में पैदा होते हैं और मजबूरी में गलत रास्ते चुनते हैं, लेकिन लोला जैसे लोग खुद अपनी जिंदगी में मुसीबतें बुलाते हैं और अपनी बुरी आदतों को नहीं बदलते। इनसे दूर रहो, ये तुम्हारे दिमाग और जज्बातों को बीमार कर देंगे। नकारात्मक लोग तुम्हें भी नकारात्मक बनाते हैं, लेकिन सकारात्मक लोगों के साथ रहो तो तुम खुशी, पैसा और कामयाबी की तरफ बढ़ोगे। अपनी जिंदगी से जहरीले लोगों को निकाल फेंको ताकि तुम्हारी ताकत और ऊर्जा सही जगह लगे। 1847 का प्रशिया। ओटो वॉन बिस्मार्क एक 32 साल का नौजवान पार्लियामेंट में डिप्टी था। न उसका कोई दोस्त था न कोई सहयोगी, लेकिन ओटो की नज़र ऊंची थी। उसे लगा कि कंजर्वेटिव्स या लिबरल्स के साथ जुड़ने से बेहतर है कि वो सीधे राजा से दोस्ती करे। राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ कमजोर और ढुलमुल था। पार्लियामेंट के लिबरल्स उसे आसानी से अपनी बात मनवा लेते थे। ओटो को राजा से नफरत थी, लेकिन उसने चतुराई दिखाई। वो रोज राजा के पीछे पीछे चलने लगा, उसका वफादार बन गया। जब बाकी डिप्टी राजा की बुराई करते तो ओटो अकेला उसका बचाव करता। उसकी मेहनत रंग लाई। 1851 में राजा ने ओटो को अपने कैबिनेट में मंत्री बना दिया। ओटो ने धीरे धीरे राजा का भरोसा जीत लिया। वो राजा के फैसलों में दखल देने लगा। उसने फ्रेडरिक को समझाया कि अपनी फौज को ताकतवर बनाए और लिबरल से दूरी रखे। राजा वही करता जो ओटो कहता। फ्रेडरिक अपनी मर्दानगी को लेकर असुरक्षित था। ओटो ने उसकी इस कमजोरी को भांप लिया।
उसने राजा को चुनौती दी कि वो अपने फैसलों पर डट कर खड़ा रहे। ओटो ने तब तक उसका साथ दिया जब तक फ्रेडरिक प्रशिया का सबसे ताकतवर इंसान न बन गया। 1861 में फ्रेडरिक की मौत हुई और उसका भाई विलियम राजा बना। विलियम को ओटो पसंद नहीं था, वो उसे कैबिनेट से निकालना चाहता था। लेकिन विलियम की भी वही मुश्किल थी, चारों तरफ दुश्मन जो उसे तख्त से हटाना चाहते थे। ओटो फिर सामने आया। उसने विलियम को सहारा दिया, उसे ताकतवर बनाया और फैसले लेने में आत्मविश्वास सिखाया। विलियम भी अपने भाई की तरह ओटो पर निर्भर हो गया। जल्द ही उसने ओटो को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। विलियम और ओटो के बीच अक्सर बहस होती थी क्योंकि ओटो ज्यादा रूढ़िवादी था, लेकिन विलियम इतना निर्भर हो चुका था कि वो ओटो को खोना नहीं चाहता था। जब ओटो इस्तीफे की धमकी देता, विलियम फौरन उसकी बात मान लेता। ओटो ने प्रशिया में पहली बार मजबूत नीतियां बनाई। कुछ सालों बाद उसके फैसलों ने जर्मन राज्यों को एकजुट कर एक देश बनाया। असली ताकत ओटो के पास थी, क्योंकि राजा हमेशा उसकी सुनता था। ओटो शाही चांसलर बना, जिसके हाथ में सारा कंट्रोल था। 1840 के दौर में जर्मनी के ज्यादातर युवा नेता ताकतवर लोगों से दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन ओटो ने देखा कि ये रणनीति बेकार है। ताकतवर लोग आपको निगल जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, उन्हें आपकी जरूरत नहीं, उनके सामने आप कुछ भी नहीं। अगर तुम ताकतवर बनना चाहते हो तो किसी कमजोर राजा का साथी बनो। उसकी हर काम में मदद करो जब तक वो तुम पर पूरी तरह निर्भर न हो जाए। अपनी चतुराई और ताकत उससे बांटो। जल्द ही वो तुम्हारे बिना एक कदम भी नहीं उठा पाएगा। इस तरह तुम्हारे पास राजा की ताकत होगी, बिना किसी दुश्मन के। कल्पना करो, कोई तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने को तैयार है और तुम उसे बिना दबाव या नुकसान पहुंचाए ऐसा करवा सकते हो। राज बस इतना है, उसे खुद पर निर्भर बना दो। वो शख्स बनो जो कमजोर मालिक को वो सब देता है जो उसे चाहिए। ये काम बखूबी करो। जल्द ही उसे लगेगा कि वो तुम्हें ना हटा सकता है, ना तुम्हारे खिलाफ जा सकता है। ओटो की तरह तुम भी राजा के नौकर बनो, लेकिन असली कंट्रोल तुम्हारे हाथ में हो। राजा तुम पर इतना निर्भर हो जाएगा कि तुम्हारी हर बात मानेगा। ये मत सोचो कि आज़ादी से ताकत मिलेगी। ताकत के लिए रिश्ते ज़रूरी हैं। तुम्हें सहयोगी, नौकर और कमज़ोर मालिक चाहिए। एक आज़ाद इंसान जिसे किसी की ज़रूरत ना हो, अक्सर अकेला रह जाता है। वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन उसके पास ताकत नहीं होती। इसलिए तुम्हारे पास कोई ऐसी खास काबिलियत होनी चाहिए जिसके कारण मालिक तुम्हें आसानी से हटा ना सके। या तो कुछ असाधारण बनो या हरफन मौला, जो कई कामों में माहिर हो। वो इंसान बनो जिसे मालिक हर मुश्किल में बुलाए। मालिक का तुम पर निर्भर होना ये नहीं दर्शाता कि वो तुमसे प्यार करता है। शायद वो तुमसे डरता है। डर को कंट्रोल करो, क्योंकि प्यार तो एक अस्थिर जज्बा है। 1926 का शिकागो। एक सजा धजा आदमी साफ सुथरे कपड़ों में मशहूर गैंगस्टर एल कपोन से मिलने पहुंचा। उसका लहजा यूरोपीय था और उसने अपना नाम बताया, काउंट विक्टर लस्टिग। विक्टर के पास एल कपोन के लिए एक बिजनेस प्रस्ताव था। उसने कहा, मिस्टर कपोन, अगर आप मुझे $50,000 देंगे तो मैं इसे न्यूयॉर्क में निवेश कर दोगुना करके लौटाऊंगा। एल कपोन के पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन वो अजनबियों पर भरोसा नहीं करता था। उसने विक्टर को गौर से देखा। उसका स्टाइल, हाव भाव सब कुछ शानदार और भरोसेमंद लग रहा था। कपोन ने सोचा, इस आदमी को एक मौका देना चाहिए। उसने विक्टर को $50,000 दिए और 2 महीने में रकम दुगनी करने को कहा। विक्टर पैसे लेकर चला गया। उसने वो रकम एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में रख दी और न्यूयॉर्क चला गया। लेकिन उसने पैसे को हाथ भी नहीं लगाया, न निवेश किया, न दुगुना करने की कोशिश की। 2 महीने बाद वो एल कपोन के पास लौटा। उसने पैसे डेस्क पर रखे और बोला, मिस्टर कपोन, मुझे माफ़ करें, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका, मेरा प्लान काम नहीं किया। ये लीजिए, आपके $50,000 मैं वापस लौटा रहा हूँ। एल कपोन अपनी कुर्सी से उठा। उसने विक्टर को देखा, फिर पैसे की तरफ। बोला, मुझे देखते ही मैं समझ गया था कि तुम ठगो। मुझे लगा था या तो तुम $1,00,000 लाओगे या मेरे पैसे लेकर भाग जाओगे, लेकिन तुम पूरी ईमानदारी से सारे पैसे लौटाने आए हो। विक्टर ने सिर झुकाया, माफी मांगी और जाने को मुड़ा। तभी कैपोन बोला, अरे तुम तो कमाल के ईमानदार इंसान हो। अगर तुम्हें सचमुच पैसों की जरूरत है तो ये लो मेरी तरफ से $5,000। उसने 50,000 में से 5,000 निकालकर विक्टर को थमा दिए। विक्टर हैरान रह गया। उसने बार बार कैपोन का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी चला गया। असल में उसे $5,000 ही चाहिए थे। काउंट विक्टर लस्टिग अपने जमाने का मशहूर ठग था। वो कई भाषाएं बोलता था, शानदार अंदाज में रहता था और लोगों को आसानी से अपने जाल में फंसा लेता था। वो मिनटों में किसी की कमजोरी भांप लेता था। उसका सबसे बड़ा हथियार था
चुनिंदा ईमानदारी। वो जानता था कि लोगों का भरोसा जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उनके साथ ईमानदारी और उदारता दिखाना। एल कैपोन को बेवकूफ बनाना आसान नहीं था। वो खुद एक बड़ा ठग था। वो हमेशा चोरों, बदमाशों और झूठों से घिरा रहता था जो उसे थका देते थे। कोई भी उसके साथ ईमानदारी या दया से पेश नहीं आता था। ऐसे में विक्टर की ईमानदारी ने उसे चौंका दिया। कैपोन को लगा कि विक्टर एक गरीब लेकिन सच्चा इंसान है, इसीलिए वो उसके जाल में फंस गया और $5000 दे बैठा। चुनिंदा ईमानदारी लोगों को भटकाती है। वो आपकी असलियत नहीं समझ पाते। इसे पहले देना फिर लेना भी कहते हैं। सोचो, सीधे कुछ मांगना खतरनाक हो सकता है। सामने वाला नाराज हो सकता है या मना कर देगा। लेकिन अगर तुम पहले कुछ दो, थोड़ी उदारता, थोड़ी ईमानदारी, तो सामने वाले को तुम पर भरोसा हो जाएगा। कुछ वक्त तक देते रहो। एक बार भरोसा बन जाए तो फिर उन्हें झांसा देना आसान हो जाता है। वो कभी शक नहीं करेंगे कि तुम उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हो। तुम्हारी ईमानदारी उन्हें भुलावे में रखेगी। उदारता और दया से किसी का भी दिल जीता जा सकता है, लेकिन यही चीज हमें कमजोर भी बनाती है। सावधान रहो उन लोगों से जो मुफ्त में तोहफे देते हैं, सेल्समैन, ठग या अजनबी। वो देने के बहाने तुमसे कुछ छीनने की फिराक में होते हैं। अपनी रक्षा के लिए ऐसों से दूर रहो। 433 ईसा पूर्व, ग्रीस। पेलोपोनेसियन युद्ध से पहले कॉर्सीरा और कोरिन्थ, दो कट्टर दुश्मन, एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। दोनों एथेंस को अपनी तरफ करने की जद्दोजहद में लगे थे, क्योंकि जो एथेंस का साच पाएगा वही जीतेगा और हारने वाला धूल चाटेगा। कॉर्सीरा का दूत पहले बोला। उसने खुलकर कबूल किया, हमने कभी एथेंस की मदद नहीं की, बल्कि हम तो आपके दुश्मनों के साथ थे। कॉर्सीरा और एथेंस के बीच न दोस्ती थी, न एक दूसरे पर कोई एहसान। लेकिन कॉर्सीरा के पास एक बड़ा ऑफर था। उसकी नौसेना एथेंस की नौसेना के बाद दूसरी ताकतवर थी। अगर दोनों एक हो जाते तो एथेंस का दुश्मन स्पार्टा उन्हें रोक ही नहीं पाता। फिर कोरिन्थ का दूत बोला। उसने जोश भरा भावनात्मक भाषण दिया। उसने एथेंस को याद दिलाया, हमने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। दोस्ती और वफादारी का रिश्ता भूल जाओगे तो दुनिया तुम्हें क्या कहेगी? एहसान फरामोश कहेगी। उसने हेलेनिक कानून का हवाला दिया और एक एक करके सारे एहसान गिनवाए जो कोरिन्थ ने एथेंस पर किए थे। उसने कहा, तुम्हें हमारा कर्ज चुकाना होगा। एथेंस की सभा में इस पर खूब बहस हुई। हर कोई अपनी राय दे रहा था। आखिर में वोटिंग हुई और फैसला आया, एथेंस कॉर्सीरा के साथ जाएगा और कोरिन्थ से रिश्ता तोड़ देगा। एथेंस व्यावहारिक और यथार्थवादी था। उसके लिए भावनाएं या आदर्श मायने नहीं रखते थे। कोरिन्थ के दूत ने सोचा भी नहीं था कि पुराने एहसानों की याद दिलाकर उसने एथेंस को और भड़का दिया। एथेंस को लगा कि कोरिन्थ के एहसानों ने उन्हें कमजोर दिखाया, जैसे वो कर्ज में डूबे हों। एथेंस को दोस्ती या एहसान की परवाह नहीं थी, उसे अपनी ताकत पर भरोसा था। वो जानता था कि कोई भी देश उससे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं करेगा, चाहे दुनिया उसे एहसान फरामोश ही क्यों न कहे। एथेंस किसी को भी धूल चटा सकता था। एक समझदार इंसान हमेशा भविष्य को देखकर फैसले लेता है, न कि अतीत के आधार पर। अगर तुम किसी ताकतवर से मदद मांगना चाहते हो तो पहले उसका स्वार्थ देखो। उसे दिखाओ कि तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। ताकतवर लोग प्यार या भावनाओं को तवज्जो नहीं देते। अगर तुम उनसे भावनात्मक अपील करोगे तो उन्हें लगेगा कि तुम उनका वक्त बर्बाद कर रहे हो या कहीं और से ठुकराए गए हो। लोगों को अलग अलग देशों की तरह देखो, जिनके रीति रिवाज और विश्वास तुमसे जुदा है, लेकिन तुम उनके स्वार्थ को पूरा करके सारी दूरियां मिटा सकते हो। सामने वाले को समझो, उसे क्या चाहिए, शोहरत, रुतबा, पैसा या ताकत? क्या उसका कोई दुश्मन है जिसे हराने में तुम मदद कर सकते हो? बस ये पता करो कि उनका स्वार्थ कैसे पूरा होगा। उनसे पूछो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। खुद को इतना ज़रूरी बनाओ कि वो तुम्हारी मदद के लिए खुद आगे आएं। जब तुम उनके स्वार्थ को पूरा करोगे तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। 1904 से 1940 का दौर, अमेरिका। जोसेफ डुवेम्ब उस समय का सबसे बड़ा आर्ट डीलर था। देश के तमाम करोड़पति उसके क्लाइंट थे, लेकिन एक शख्स ने उससे आर्ट खरीदने से साफ मना कर दिया था। मशहूर बिजनेसमैन एंड्रयू मेलन। जोसेफ ने ठान लिया कि वो मेलन को अपना क्लाइंट बनाकर रहेगा। उसके दोस्तों ने कहा, यह नामुमकिन है। मेलन औपचारिक और अकेले रहने वाला इंसान है। मेलन जोसेफ को जानता था और उसे ये ज्यादा बोलने वाला, ज़रूरत से ज्यादा दोस्ताना आर्ट डीलर बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन जोसेफ हार मानने वालों में से नहीं था। उसने दोस्तों से कहा, मेलन मुझसे और सिर्फ मुझसे खरीदेगा। जोसेफ ने चाल चली। उसने मेलन के स्टाफ में कुछ लोगों को अपने जासूस बना लिया। उनसे उसे मेलन की हर आदत का पता चला, क्या पसंद करता है, क्या नापसंद। जल्दी जोसेफ को मेलन के बारे में इतना कुछ पता था जितना शायद उसकी पत्नी को भी नहीं था।
1921 में मेलन लंदन गया। वो क्लारिज होटल के तीसरे माले पर एक शानदार सूट में ठहरा। जोसेफ ने भी उसी होटल में कमरा बुक किया, मेलन के ठीक नीचे दूसरे माले पर। उसने अपने नौकर को मेलन के नौकर से दोस्ती करने को कहा। जब मेलन बाहर घूमने या शॉपिंग पर जाता तो जोसेफ उसी समय बाहर निकलता। ढंग जानने के बाद जोसेफ ने उन सारी पेंटिंगों की जांच करनी शुरू कर दी जो मेलन के पास थीं। एक दिन मेलन ने जोसेफ से पूछा कि वो सब कुछ ठीक करने में कितना समय लगेगा। करने को कहा। एक दिन उसे खबर मिली कि मेलन लिफ्ट में है, बाहर जा रहा है। जोसेफ ने फौरन लिफ्ट का बटन दबाया, दरवाजा खुला और सामने मेलन खड़ा था। जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर मेलन, आप कैसे हैं? मैं नेशनल गैलरी कुछ आर्टवर्क देखने जा रहा हूँ। जोसेफ को पहले से पता था कि मेलन वहां जा रहा है। दोनों साथ म्यूजियम पहुंचे। जोसेफ जानता था कि मेलन को किस तरह का आर्ट पसंद है। उसने अपनी जानकारी और मेलन की पसंद को इतनी खूबी से मिलाया कि मेलन दंग रह गया। उसे लगा कि जोसेफ इतना खुशमिजाज और उनके जैसी पसंद वाला इंसान होगा, ये तो उसने सोचा भी नहीं था। न्यूयॉर्क लौटने के बाद मेलन जोसेफ की आर्ट गैलरी आने जाने लगा। उसे जोसेफ का कलेक्शन बहुत पसंद आया। हर आर्ट पीस उसकी पसंद के मुताबिक था, जैसे जोसेफ ने उसके लिए ही बनवाया हो। उस दिन के बाद मेलन जोसेफ का सबसे खास क्लाइंट बन गया, जो दिल खोल के पैसे खर्च करता था। जोसेफ महत्वाकांक्षी था, वो कुछ भी मौके पर नहीं छोड़ता था। मेलन के अलावा वो कई करोड़पतियों की जासूसी करवाता था। उनके स्टाफ को चुपके से पैसे देकर वो उनकी जिंदगी का हर राज जान लेता था, उनका शेड्यूल, उनकी पसंद नापसंद। उसके कॉम्पिटिटर्स को लगता था कि जोसेफ के पास कोई छठी इंद्री है। कईयों ने तो उसके चलते अपने बड़े क्लाइंट्स गंवा दिए। जासूसी का यही फायदा है, ये तुम्हें ऐसा दिखाता है जैसे तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हारा टारगेट तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाता। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए भविष्य की घटनाओं पर थोड़ा कंट्रोल जरूरी है, लेकिन लोग अपने प्लान, विचार और भावनाएं आसानी से नहीं बताते। तुम्हारा टारगेट अपनी कमजोरियां, जुनून या छुपे इरादे जाहिर नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें खुद चुपके से सब पता लगाना होगा। तुम पैसे देकर जासूस बना सकते हो, जैसा जोसेफ ने किया, लेकिन इसमें खतरा है। जासूस पलट सकते हैं और तुम्हारे राज खोल सकते हैं। इससे बेहतर है कि तुम दोस्त बनकर खुद जानकारी जुटाओ। बातचीत में चुप रहो, सामने वाले को बोलने दो। कम बोलो, ज्यादा सुनो। उनके शब्दों के पीछे का मतलब समझो। ऐसे सवाल पूछो जिनके जवाब हाँ ना में न हो। एक और चाल है, झूठा राज बताओ। नाटक करो कि तुम अपना कोई सीक्रेट बता रहे हो, फिर उनके रिएक्शन देखो। उनके चेहरे के हाव भाव से समझो कि उनका अगला कदम क्या होगा। शालीनता से मनगढ़ंत बातें बनाओ ताकि उन्हें शक न हो कि तुम जासूसी कर रहे हो, या फिर उनकी बात का विरोध करो, हल्का सा, ताकि वो गुस्से में सच उगल दे। दोस्त बनो लेकिन जासूस की तरह काम करो। 625 ईस्वी चीन। वू चाओ, एक ड्यूक की खूबसूरत और जवान बेटी, बादशाह ताइसुंग के शाही हरम में शामिल हुई। हरम एक खतरनाक जगह थी जहां रखेलें आपस में जंग लड़ती थीं कि कौन बादशाह की सबसे चहेती बनेगी। वू चाओ अपनी खूबसूरती और मजबूत शख्सियत के दम पर सबसे आगे थी, लेकिन वो घमंडी नहीं थी। उसे पता था कि बादशाह किसी भी वक्त उसे भुला सकता है, इसलिए उसने अपने भविष्य की योजना पहले से बना रखी थी। उसने बादशाह के बिगड़ैल बेटे काओ सुंग को लुभाना शुरू किया। वो उससे तब मिलती जब वो अकेला होता, शाही बाथरूम में। जब बादशाह ताइसुंग की मौत हुई, काओ सुंग नया बादशाह बना, लेकिन वू चाओ का वही हाल हुआ जो मरे हुए बादशाह की रखेलों का होता था। उसका सिर मुंडवाया गया और उसे नन बनने के लिए कॉन्वेंट में भेज दिया गया। मगर वू ने हार नहीं मानी। उसने गुप्त रूप से काओ सुंग और उसकी रानी से संपर्क बनाया। उसने उन्हें एक शादी के फरमान पर दस्तखत करने को मजबूर किया, जिससे वो फिर से हरम में लौट आईं। वू चाओ रानी की खास सहेली बन गई। वो बादशाह का बिस्तर भी गर्म करती थी, लेकिन रानी को कोई एतराज नहीं था क्योंकि वो उसकी सबसे कीमती दोस्त थी। रानी कमजोर थी क्योंकि उसने कोई वारिस नहीं दिया था। इस बीच 654 में वू ने एक बच्चे को जन्म दिया। एक दिन रानी उससे मिलने आई। रानी के जाने के बाद वू ने अपने ही बच्चे का गला घोंट दिया। सबने इल्जाम रानी पर लगाया क्योंकि उन्हें लगा कि वो वू के बच्चे से जलती थी। जल्द ही रानी पर कत्ल का इल्जाम लगा और उसे फांसी दे दी गई। वू चाओ नई रानी बन गई। काओ सुंग ने सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी क्योंकि वो ऐशो आराम में डूबना चाहता था। अब वो रानी वू के नाम से जानी जाने लगी। रानी वू के कई दुश्मन थे, उसे एक पल का चैन नहीं मिलता था। 41 की उम्र में उसे डर सताने लगा कि उसकी भतीजी उसकी जगह ले लेगी, जो बादशाह की चहेती बन रही थी। रानी वू ने उसे जहर देकर रास्ते से हटा दिया। 675 में उसके सबसे बड़े बेटे, राज्य के वारिस की भी जहर से मौत हो गई।
अगला वारिस, बादशाह का नाजायज बेटा, झूठे इल्जाम में देश से निकाल दिया गया। 683 में काओसुंग मर गया। रानी वू ने सबको यकीन दिलाया कि उसका दूसरा बेटा राज्य संभालने के काबिल नहीं है। उसने अपने छोटे बेटे को बादशाह बनवाया, जो उसकी कठपुतली था। अगले 5 सालों में महल में कई बगावतें हुईं, लेकिन रानी वू ने सबको कुचल दिया। बागियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 688 तक उसने अपने सारे दुश्मनों का खात्मा कर दिया। 690 में उसने खुद को बुद्ध का वंशज और ईश्वरीय अवतार घोषित किया। रानी वू ने तांग राजवंश को खत्म कर 15 साल तक शांति से शासन किया। 705 में 80 की उम्र में उसे गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। वो एक अनोखी, ताकतवर और तेज दिमाग वाली औरत थी। उस जमाने में महत्वाकांक्षी औरतों की कहानी हरम से शुरू होकर कॉन्वेंट में खत्म होती थी, लेकिन रानी वू अलग थी। वो जानती थी कि कमजोरी उसे बर्बाद कर देगी। अगर उसने अपने दुश्मनों का सफाया नहीं किया होता तो वो खुद मारी जाती। उसने 40 साल तक राज किया, चीन के इतिहास का सबसे लंबा शासनकाल। उसकी खूनी दास्तां मशहूर है, फिर भी उसे चीन की सबसे काबिल और ताकतवर रानी माना जाता है। प्राचीन चीनी इतिहास में कई कहानियां हैं जहां दुश्मनों को जिंदा छोड़ने की सजा भुगतनी पड़ी थी। संत त्सू की द आर्ट ऑफ वॉर में लिखा है, दुश्मन मौका मिलते ही तुम्हारी जान ले लेंगे। उन पर दया करना या उन्हें दोस्त समझना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। दुश्मनों का सिर्फ एक मकसद होता है, बदला लेना और तुम्हें खत्म करना। वो सामने दोस्ती का नाटक करेंगे, लेकिन पीठ पीछे मौका तलाशेंगे। इसलिए उन्हें पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दो, उनका नामो निशान मिटा दो। जब एक भी दुश्मन नहीं बचेगा, तभी तुम चैन से जी पाओगे। कभी निश्चिंत होकर मत बैठो। आधी लड़ाई जीतना काफी नहीं। दुश्मनों से समझौता मत करो। जरा भी नर्म पड़ना तुम्हारी हार होगी। सच तो यह है कि तुम और तुम्हारा दुश्मन कभी दोस्त नहीं बन सकते। वो तुम्हारी छोटी सी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। अगर उनका सफाया नहीं कर सकते तो उन्हें कमजोर कर दो। उन्हें इतना बेबस कर दो कि वो कभी उठ न सके। वो दोस्ती की बात करें, लेकिन तुम्हें भरोसा नहीं करना। उनकी हर चाल पर नजर रखो और उन्हें पूरी तरह खत्म कर दो। निष्कर्ष, आपने इन नियमों से ताकत के कई राज सीखे हैं। आइए उन्हें दोहराएं। अपने मालिक से बेहतर दिखने की कोशिश कभी मत करो। दोस्तों पर आंख मूंदकर भरोसा न करो। अपने इरादे हमेशा छुपा कर रखो। जितना हो सके उतना कम बोलो। अपनी इज्जत को जान से ज्यादा संभाल कर रखो। हर हाल में ध्यान खींचो। लोगों से अपने काम निकलवाओ। लोगों को अपने पास आने पर मजबूर करो। बहस से नहीं, अपने काम से जवाब दो। नाखुश और बदकिस्मत लोगों से दूर रहो। लोगों को अपने पर निर्भर बनाओ। उनके स्वार्थ को पूरा करो। दोस्त बनो, लेकिन जासूस की तरह काम करो। अपने दुश्मनों का पूरी तरह सफाया कर दो। आप किन ताकतवर शख्सियतों से खुद को जोड़ पाते हैं? सोचिए, आपकी जिंदगी में इनमें से कौन सी रणनीतियां अभी अपनानी चाहिए। द 48 लॉज ऑफ पावर में और भी कई नियम हैं। खुद पर भरोसा रखो। कमजोर होने से बेहतर है ताकतवर बनना। आज से ही इन नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाकर फायदा उठाना शुरू कर दो।